Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is differential thermal analysis, which is abbreviated as DTA. आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जिसको एब्रीवेट किया जाता है DTA से. बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कराता जाऊं कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस जो है वो थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स में आता है. थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स जैसे हमने पहले पढ़ा था, जिसमें हमारे पास थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस आती है, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री आती है, और ये उसका तीसरा टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. सो पहली बात तो आपने क्लियर करनी है कि ये इसका ताल्लुक जो है वो थर्मल एनालिसिस से है या थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से है. थर्मल एनालिसिस इसको क्यों कहते हैं? थर्मल एनालिसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम टेम्परेचर की मदद से चीज़ों की एनालिसिस करते हैं. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं या उसको हम टेम्परेचर देते हैं और उसके अंदर जो फिजिकल या कोई केमिकल चेंज आता है, उसी की बुनियाद पर, उसी की बेस पर जब हम कंपाउंड्स की या सब्सटेंसेस की एनालिसिस करते हैं, तो इस तरह के टेक्निक्स को हम थर्मल एनालिसिस कहते हैं. So differential thermal analysis is the part of the thermal analysis. ठीक है, ये बात आपको क्लियर है. So इसमें सबसे पहले हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. पहले मैं आपको इसका एटिमोलॉजी समझाता हूँ कि इसको हम डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस क्यों कहते हैं. डिफरेंशियल का लफ्जी मतलब है जब आप दो चीजों में कंपैरिजन करते हो, दो चीजों में आप डिफरेंशिएट करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल. सेकेंड वर्ड है थर्मल. थर्मल थर्म से निकला है, विच मींस हीट. बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट और एनालिसिस, जैसे आपको पता है चीजों को एनालाइज करना या चीजों का तजिया करना. सो अगर दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर, और उसी की बुनियाद पर हम दो चीजों को एनालाइज करते हैं, तो इस टेक्निक को कहते हैं डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. यानी हम दो चीजें लेते हैं, उनको हीट देते हैं, और उनके टेम्परेचर डिफरेंस को फिर हम मेजर करते हैं, और उसी बुनियाद पर हम फिर उसको एनालाइज करते हैं. सो इस टेक्निक को कहा जाता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस. हम इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस यानी DTA is a thermoanalytical technique in which the temperature of the substance under investigation is compared with the temperature of thermally inert material and is recorded with furnace temperature as the substance is heated or cooled at a predetermined uniform rate. What is differential thermal analysis? Again सुन लो इसकी definition. Differential thermal analysis आवाज is नहीं आ रहा सर. मेरी आवाज आ रही? सर आवाज नहीं आ रहा सर. अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? डेफिनेशन कुछ नहीं इस सर. तरह. अच्छा, मुझे तो यहाँ पे आ रहा है कि आपकी आवाज मुझे आ रही है. Differential thermal analysis is a thermoanalytical technique in which the temperature of the substance under investigation is compared with the temperature of thermally inert material and is recorded with furnace temperature as the substance is heated or cooled at a predetermined uniform rate. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, पहली बात तो ये है कि ये थर्मो एनालिटिकल टेक्निक में आता है. थर्मो एनालिटिकल टेक्निक में आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम टेम्परेचर की मदद से चीजों की एनालिसिस करते हैं, उन टेक्निक्स को हम थर्मो एनालिटिकल टेक्निक्स कहा जाता है. दूसरी बात ये, इसमें हम करते क्या है, एक हम सैंपल लेते हैं जिसकी हम एनालिसिस करना चाहते हैं, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, और एक दूसरा सब्सटेंस जो कि इनर्ट होता है, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन या कोई चेंज नहीं होता, उसको हम दोनों को लेते हैं. दोनों को हम फर्नेस के अंदर रखेंगे और उसको एक कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ इसको हीट करेंगे. फिर दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है, यानी सैंपल के टेम्परेचर में कितनी कमी आती है या उसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है विथ कंपेयर टू द रेफरेंस मटेरियल,
इस टेक्निक को, इस कंपैरिजन की बुनियाद पर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इस टेक्निक को कहा जाता है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। सादा अल्फाज में मैं अगर आपको बताऊं कि हम दो चीजें लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं और एक रेफरेंस लेते हैं। सैंपल और रेफरेंस दोनों को हम फर्नेस के अंदर रखते हैं। आपको पता है फर्नेस जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है या apparatus है जो टेम्परेचर की मदद से चीजों को हीट देता है या गर्म करता है। सो अब फर्नेस में रखने के बाद हमने सैंपल भी रखा है और रेफरेंस भी रखा है। सैंपल के अंदर जब जब आप हीट देते हो तो डेफिनेटली उसके अंदर कोई फिजिकल चेंज या कोई केमिकल रिएक्शन होता है। अब जब कोई फिजिकल चेंज आता है तो उसका टेम्परेचर या तो ज्यादा होगा यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसके अंदर, या उसका टेम्परेचर कम होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सो उस टेम्परेचर डिफरेंस को जिसको हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस के साथ, उसी टेम्परेचर की बुनियाद पर हम फिर उस कंपाउंड की इन्वेस्टिगेशन या उसकी एनालिसिस करते हैं। यानी उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे और इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द चेंज इन द टेम्परेचर विद रेफरेंस टू द रेफरेंस मटेरियल। इसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की। अब प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है, पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द DTA is the temperature difference delta T between the test sample and the inert reference sample under controlled and identical condition of heating or cooling is recorded continuously as a function of temperature or time. Thus, the heat absorbed or emitted by a chemical system is determined. वही बात है कि हम सैंपल और रेफरेंस दोनों को एक ही कंडीशन में हीट करेंगे या उसको कूल करेंगे और फिर दोनों के टेम्परेचर में जो डिफरेंस आता है उसको हम मेजर करते हैं। दोनों के टेम्परेचर में जितना डिफरेंस आए, क्योंकि हर केमिकल सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर होता है। यानी कोई सब्सटेंस फर्ज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, कोई 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। सो उसकी जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परेचर है उसी की बुनियाद पर फिर हम उसकी एनालिसिस करते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं और उसकी क्वांटिटी भी हम चेक कर सकते हैं कि कितना चेंज आया है टेम्परेचर में। अगर क्वांटिटी मास ज्यादा होगा सो चेंज भी टेम्परेचर में ज्यादा आएगा, अगर क्वांटिटी लेस होगी सो टेम्परेचर चेंज भी लेस होगा। So basically this technique is based on the difference in the temperature between the sample and reference material when they are heated or cooled at a same conditions. ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस का। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं मजीद। आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इफ एनी रिएक्शन टेक प्लेस इन द सैंपल, अगर कोई भी रिएक्शन होता है सैंपल के अंदर, then the sample temperature difference will occur between the sample and reference material। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि रेफरेंस मटेरियल हमारे पास इनर्ट मटेरियल होगा, उसके अंदर कोई चेंज फिजिकल या केमिकल चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा तो सैंपल के अंदर आएगा और उसी सैंपल के अंदर जो चेंज आता है चाहे वो फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, उस चेंज की वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो डिविएट करेगा, डिफरेंट होगा फ्रॉम द रेफरेंस, और उसी डिफरेंस को हमने मेजर करना है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हुआ है या रेफरेंस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ है। अब दो तरह की चेंजेस आ सकती है सैंपल के अंदर, एक एंडोथर्मिक चेंज आ सकता है और एक एक्सोथर्मिक चेंज। एंडोथर्मिक चेंज कैसा चेंज होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वो सब्सटेंस जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता सर है। आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा मेरी आवाज आएगी अभी, एक मिनट मुझे देना। हमने कहा कि सैंपल के अंदर, अब आ रही है अब्दुल्ला आवाज? जी सर। अच्छा, हमने कहा कि सैंपल के अंदर चेंज आएगा। चेंज दो तरीके से हो सकता है उसके अंदर, या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सिस्टम से वो हीट वो सैंपल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है, उसको हम एंडोथर्मिक चेंज कहेंगे। So in an endothermic change, for example, melting or dehydration of the sample, the temperature of the sample is lower than that of the reference material, i.e. delta E नेगेटिव होगा for endothermic process।
यानी अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा सो डेफिनेटली उस सैंपल का जो अपना जो टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा एज कंपेयर टू द रेफरेंस, जिसको हम कहते हैं डेल्टा टी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। if in an exothermic change or process the sample temperature is higher than that of the सर आवाज कट गई सर। मेरी आवाज आ रही है अब्दुल्ला? जी सर, अभी आए। अच्छा अच्छा, यहाँ पे सिग्नल का शायद कोई इशू है थोड़ा सा। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उस सैंपल का टेम्परेचर जो है वो रेफरेंस के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, सो इसी एंडोथर्मिक चेंज की वजह से या एक्सोथर्मिक चेंज की वजह से उस सैंपल का जो टेम्परेचर है वो डिविएट करेगा, डिफरेंस होगा फ्रॉम द रेफरेंस, और इसी टेम्परेचर डिफरेंस को हमने मेजर करना है और उसी की बुनियाद पर कंपाउंड की एनालिसिस करनी है। आगे देखिए, अब ये फर्ज करो हमारे पास एक ग्राम है, एक ग्राफ बनता है जिसको हम थर्मोग्राम कहते हैं या थर्मोग्राफ कहा जाता है। इसमें हम एक्स एक्सिस पे ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर हम टेम्परेचर लिखते हैं, किस चीज का, फर्नेस का टेम्परेचर, और यहाँ पर वाई एक्सिस के ऊपर हम टेम्परेचर रखेंगे उस सैंपल और इनर्ट रेफरेंस मटेरियल का। अब देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये लिखिए यहाँ पर जो है ए बी, इसको हम नाम देंगे ए बी। यहाँ पे रेफरेंस और सैंपल का टेम्परेचर दोनों का सेम आ रहा है, क्योंकि अब तक सैंपल के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, ना कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है और ना कोई एक्सोथर्मिक। इस लाइन को हम कहेंगे बेस लाइन। ये हमारे पास क्या होगा, उस रेफरेंस और सैंपल का बेस लाइन बनेगा। अब यहाँ पे आपको देखो नजर आ रहा है टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है, यहाँ से लेकर इधर जो है वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम हुआ है। सो जब टेम्परेचर कम हुआ है इसका मतलब यहाँ पर जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है उस सैंपल के अंदर। सो कितना टेम्परेचर कम हुआ है बेस लाइन के मुकाबले में, यहाँ से इसको हम देखेंगे कि इस रेफरेंस के नतीजे में या इस रेफरेंस के मुकाबले में के कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर कितना लो हुआ है, इसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कंसिडर करेंगे। फिर वापस इसका एंडोथर्मिक रिएक्शन जब खत्म हो जाता है तो वापस ये अपना बेस लाइन पे आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर जो डेल्टा टी है वो जीरो हो जाता है, डिफरेंस इन द टेम्परेचर विल बी जीरो। फिर यहाँ पे आपको इस ग्राफ में नजर आ रहा है, ये ग्राफ ऊपर जा रही है सैंपल मटेरियल की यहाँ तक। सो इट मींस यहाँ पर फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। फिर हम इस टेम्परेचर को देखेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कितने टेम्परेचर पे हुआ है। सो ये भी कैरेक्टरिस्टिक है उस खास मटेरियल की। फिर यहाँ पर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन फिर खत्म होके यहाँ पे वापस बेस लाइन में आ जाएगा। सो इस पीक की मदद से हम दो चीजें कर सकते हैं। एक तो हम ये कर सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो मालूम करेंगे और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर भी हम डिटरमाइन करेंगे। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ कि अगर इतना टेम्परेचर लो होता है तो वो कौन सा कंपाउंड है, ये होगा फिंगरप्रिंट होगा या आइडेंटिफिकेशन होगा उस कंपाउंड की। अब कितना टेम्परेचर लो हुआ है, यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हुआ है रेफरेंस से या 10 कम हुआ है, वो फिर उसकी क्वांटिटी को भी डिटरमाइन करेगा। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो ये पीक जो है ये ब्रॉड हो जाएगी, अगर क्वांटिटी कम होगी तो ये पीक जो है वो लेस होगी। सो इस ग्राफ की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं। और दूसरी बात ये, इसकी मदद से हम उस कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट भी मालूम कर सकते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी हम चेक कर सकते हैं, उसके अंदर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं वो भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ, जिसको हम थर्मोग्राफ या थर्मोग्राम कहते हैं। यहाँ तक मैं अगर आपके माइक जो है वो अनम्यूट कर देता हूँ ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, आगे फिर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आप सबके माइक जो है वो अनम्यूट कर दिए हैं, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। If anyone has question he can ask. किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।
मेरे ख्याल से क्वेश्चन नहीं है, सो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आगे हम बढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की तरफ, यानी इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो किस तरह या किन किन कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। इसको हम डीटीए, इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको डीटीए apparatus कहा जाता है। द डीटीए apparatus कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है वो है फर्नेस। फर्नेस का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा इक्विपमेंट जिसके अंदर सैंपल और रेफरेंस को रखा जाता है और उसको हीट किया जाता है, उसको टेम्परेचर दिया जाता है, उसको हम फर्नेस कहते हैं। उसके बाद है सैंपल होल्डर, जिसमें सैंपल को भी रखा जाता है और साथ में रेफरेंस होल्डर होता है जिसमें हम किसी भी इनर्ट मटेरियल को रेफरेंस के अंदर रखते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट है फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोलर। हमारे पास चूंकि फर्नेस जो है वो इलेक्ट्रिकली हीट होता है। फर्नेस दो तरह के से हो सकते हैं, एक मैनुअली हीट होता है, एक इलेक्ट्रिकली। सो इसमें ज्यादातर हम जो इलेक्ट्रिकली हीटेड फर्नेस यूज करते हैं। सो हमारे पास एक इक्विपमेंट है, एक कंपोनेंट है उसका, जिसकी मदद से हम उस फर्नेस का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यानी हम उसको कितने टेम्परेचर पे रखना चाहते हैं वो इसकी मदद से हम कंट्रोल करेंगे। इसी तरह फर्नेस एटमॉस्फेयर कंट्रोल सिस्टम, हमारे पास एक दूसरा कंपोनेंट है जिसकी मदद से उस फर्नेस के अंदर कितनी एयर होनी चाहिए, कौन सा गैस होना चाहिए या वो वैक्यूम होना चाहिए, उस एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने के लिए हम ये वाला जो कंपोनेंट है वो यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है लो लेवल डीसी एम्पलीफायर। पहले भी मैंने आपको बताया ये फर्नेस जो है वो इलेक्ट्रिकली हीट होता है। सो इस इक्विपमेंट की मदद से इस फर्नेस को हम हीट करेंगे, यानी करंट देंगे डीसी एम्पलीफायर की मदद से उसको हम हीट देते हैं। इसी तरह लास्ट कंपोनेंट इसका जो है वो है रिकॉर्डिंग डिवाइस, यानी इसकी मदद से हम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग डिवाइस बना कर देगा। ये है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द थर्मो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ये उसके कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। यहाँ तक अब्दुल्ला मेरी आवाज क्लियर है? जी सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है नेक्स्ट जो स्लाइड है, ये हमने कर लिया है। ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास उसका ब्लॉक डायग्राम है। ये हमारे पास फर्नेस है, ये पूरा जो कंपोनेंट है, इसमें हमने सैंपल भी रखा है और यहाँ पे रेफरेंस भी रखा है। ये फर्नेस प्रोग्रामर है, यानी इसकी मदद से हम इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी मदद से हम फर्नेस का जो एटमॉस्फेयर है, यानी एयर वगैरह अगर हमने वैक्यूम करना है या कोई गैस यहाँ पे रखनी है तो उसकी मदद से हम ये कंट्रोल कर सकते हैं। ये माइक्रोवाल्ट एम्पलीफायर, यानी जो हमने कहा था कि डीसी एम्पलीफायर, यहाँ ये वाला कंपोनेंट जिसकी मदद से हम हीट करते हैं इसको। और ये लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम रिकॉर्डर कहते हैं, जो हमारे पास ग्राफ बना कर देता है, जो थर्मोग्राम बनाता है। ये लास्ट कंपोनेंट है इसका। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने एक कंपाउंड की जो है वो डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस की हुई है। ये उसका ग्राफ आपको नजर आ रहा है। दिस इज द डीटीए ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट। कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट हमारे पास एक सैंपल है और उसकी हमने डीटीए की हुई है, एनालिसिस की हुई है। सो एनालिसिस के नतीजे में ये हमारे पास उसका ग्राफ आपको नजर आ रहा है। ये ए ग्राफ है और ये बी ग्राफ। अब आपको नजर आ रहा होगा इस यहाँ पर हम टेम्परेचर ऑफ द सैंपल और रेफरेंस लिखते हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस लिखते हैं। ठीक है, ये फर्नेस टेम्परेचर है और ये सैंपल और रेफरेंस का टेम्परेचर है। इसको हम स्टेडली एक ही स्पीड से यहाँ पे फर्नेस का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट, इसको हम बेस लाइन कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सैंपल और रेफरेंस का जो टेम्परेचर है वो सेम है। यहाँ पे आपको जैसे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे टेम्परेचर दोनों का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो ये पीक जो नजर आ रही है, डाउनवर्ड पीक। सो इट शोज दैट कि सैंपल के अंदर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है उस सैंपल के अंदर। कितने टेम्परेचर पे हुआ है ये आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा।
और फर्नेस टेम्परेचर कितना है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन खत्म हुआ है, वापस बेस लाइन पे आया है थोड़ा सा एक्सोथर्मिक, लेकिन फिर दोबारा आपको नजर आ रहा है ये डाउनवर्ड पीक है, ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को जाहिर करती है। फिर दोबारा से पीक जो है वो बेस लाइन पे आ गई है और तीसरी मर्तबा फिर जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। सो इस पीक से हमें ये पता चल रहा है कि कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट के अंदर तीन जो डाउनवर्ड पीक्स है या तीन तरह की एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। वो तीन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तीन दफा जो एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। द थर्मोग्राम शोज द डीकम्पोजिशन इन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर इन एयर, ये हम देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। The thermogram of calcium oxalate monohydrate has three peaks corresponding to the successive elimination of water, carbon monoxide and carbon dioxide, ठीक है। ये जो तीन एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ है, पहले नंबर पे यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है वाटर की, ये पीक बना है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिमूव हुआ है, ये वाली पीक बनी है। और तीसरे नंबर पे फिर क्या हुआ है हमारे पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो गया है, ये तीसरी हमारे पास पीक बनी है कार्बन डाइऑक्साइड वाली, ये जो हमारे पास तीसरी पीक है। सो फर्स्ट पीक रिप्रेजेंट द डिहाइड्रेशन, सेकेंड पीक रिप्रेजेंट द रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड थर्ड पीक रिप्रेजेंट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन पीक्स जो हमारे पास आई है। सो इसकी मदद से हमने क्या मालूम किया, इसकी जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है या तीन जो रिएक्शंस है, यानी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, decomposition of carbon monoxide and removal of decarboxylation या removal of carbon dioxide, ये तीनों इस पीक से हमें नजर आ जाती है। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो हमने परफॉर्म की है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डीटीए कर्व। जैसे हमने पहले डीएससी में भी पढ़ा था, कुछ फैक्टर्स होती हैं जो कि अफेक्ट कर सकती है डीटीए कर्व को। उसमें हमारे पास दो तरह की या फैक्टर्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स कहलाती है और एक सैंपल फैक्टर्स कहलाती है। इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स जिनका ताल्लुक इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है, डीटीए इंस्ट्रूमेंट के साथ ताल्लुक रखता है, जो कि अफेक्ट कर सकता है डीटीए कर्व को। उसमें हमारे पास पहले नंबर पे है साइज एंड शेप ऑफ द सैंपल एंड फर्नेस होल्डर। जो सैंपल होल्डर और जो रेफरेंस होल्डर हम यूज करते हैं, उसकी साइज और शेप की बुनियाद पर जो है वो डीटीए कर्व डिफरेंट हो सकती है। उसके बाद मटेरियल फ्रॉम इच सैंपल होल्डर इज मेड इन इट्स कोरेसिव अटैक। इसके बाद जो सैंपल होल्डर की जो कंपोजिशन है कि वो किस मटेरियल से बना है, ये भी अफेक्ट कर सकता है डीटीए कर्व को। इसी तरह हीटिंग रेट, फर्नेंस हीटिंग रेट, अगर आप बहुत तेजी के साथ फर्नेंस को हीट करोगे तो आपके पास जो डीटीए कर्व आएगी वो सही नहीं आएगी, लेकिन जो स्लो हीटिंग रेट होता है उसमें जो कर्व बनती है वो ज्यादा वाजे होती है और इसके लिए लेस हीटिंग आपको रिक्वायर्ड होती है। सो हीटिंग रेट भी डिफाइन अफेक्ट कर सकता है डीटीए कर्व को। इसी तरह सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है जो अफेक्ट करती है डीटीए कर्व को। इसमें अमाउंट ऑफ द सैंपल, यानी आपने कितना सैंपल रखा है, स्मॉल रखा है या ज्यादा रखा है, डेफिनेटली डिपेंड करेगी डीटीए कर्व को। और पार्टिकल साइज ऑफ द सैंपल, स्मॉल पार्टिकल साइज है तो जल्दी डीटीए कर्व आएगी, अगर लार्ज पार्टिकल साइज है तो ज्यादा टाइम लेगा डीटीए कर्व को डेवलप होने। आखिरी हमारे पास स्लाइड्स है एप्लीकेशंस ऑफ द डीटीए। ये डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस हम किस किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। पहली बात ये है कि हम इसको आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी कंपाउंड को, अननोन कंपाउंड को हम इस डीटीए प्रोसेस से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट मींस इसकी मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरी बात, इट इज यूज्ड टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉलीमर मटेरियल। जो आपके पास पॉलीमर मटेरियल है उसके अंदर जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी उसका फ्यूजन, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर मेल्टिंग, उसके अंदर डीकम्पोजिशन, ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स मटेरियल है ये भी आप डीटीए की मदद से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास दिस टेक्निक जैसे हीट ऑफ रिएक्शन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है एंड एनर्जी चेंज है जो मेल्टिंग के दौरान होता है, ये हम स्टडी कर सकते हैं। Trend in the ligand stability, thermal stability of the ligand gives the information about the ligands in the coordination pair। इसी तरह जो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स होती है उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को भी हम चेक कर सकते हैं, यानी वो कितने टेम्परेचर के ऊपर वो कंपाउंड जो है वो स्टेबल है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी को भी हम स्टडी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डिफरेंशियल थर्मल